हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर वो एग्जाम जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है उसमें एटलीस्ट 5 मार्क्स का आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस जरूर देखने को मिलेगा। और ये वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कलेक्ट किए हुए हैं फ्रॉम द हिंदू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड हैं और इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो आइए आज का अपना ईडियम हम शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट ईडियम जो है वो है द होल 9 यार्ड। हमारा फर्स्ट ईडियम जो है वो है द होल 9 यार्ड। द होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली वांट। आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो भी पॉसिबली चाहिए वो सब क्या अगर आपके पास है तो आप बोलोगे द होल 9 यार्ड्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, माई फैमिली हैड लॉट ऑफ पेट्स, तब मेरी फैमिली में बहुत सारे पेट्स थे, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, हैमस्टर, फिश, रैबिट, द होल 9 यार्ड। यानी कि उस वक्त जो भी एनिमल्स चाहिए थे वहाँ पे वो सारे एनिमल्स मौजूद थे। यानी वॉट एवर यू वॉन्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड द होल 9 यार्ड। ठीक है, तो इस सेंस में आप द होल 9 यार्ड का यूज़ करेंगे। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको जो कुछ भी चाहिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए एंड टेबल चेयर बैठने के लिए, तो ये सब क्या है, द होल 9 यार्ड फॉर स्टडी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे द होल 9 यार्ड। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए इज कॉल्ड द होल 9 यार्ड। सो मूव टू आवर नेक्स्ट ईडियम। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट हमारा है वो है वंस सैलेड डे। वंस सैलेड डे का क्या मतलब होता है, वंस सैलेड डे का मतलब होता है द पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। वो पीरियड जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा यंग होता है, बहुत ही ज़्यादा यंग होता है और इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वंस सैलेड डे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मीट हर इन माई सैलेड डे। मैं उससे तब मिला था जब मेरा सैलड डे था, यानी कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप यहाँ पर जब मैं मेरा जो एग्जांपल है वहाँ पर आपका इन एक्सपीरियंस का तो सेंस नहीं बनता है, लेकिन यंग का सेंस बनता है। आई मीट हर इन माई यंग डे। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तब मैं उससे मिली थी। ठीक है, तो आई मीट हर इन माई सैलड डे। वंस सैलड डे का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे या फिर बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थे। ठीक है, जैसे कि आप, जब मैंने एक यंग वाला तो एग्जाम्पल दे दिया, आई मीट हर इन माई सैलड डे। ठीक है, जब आप किसी ऑफिस में जाते हो और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वर्क एक्सपीरियंस, तो जैसे बोलेंगे ना, दिस स्टूपिडिटी आई हैव डन इन माई वन सैलड डे। ठीक है, कि ये जो स्टूपिडिटी मैंने आज की है, ये आज नहीं, जब मैं बहुत ही इनएक्सपीरियंस था इस ऑफिस में तब मैंने की थी। तो अपने इनएक्सपीरियंस या अपने यंगनेस को शो करने के लिए तो उसको आप क्या बोलेंगे, वंस सैलड डे। जब मैं बचपन का दिन हो गया, यंग था तब किया, या फिर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तब आपने किया, तो उस सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, वंस सैलड डे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ। सो आवर नेक्स्ट ईडियम इज ओपन हाउस। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा ओपन हाउस। ठीक है, ओपन हाउस का क्या मतलब होता है, वेलकम विजिटर एट एनी टाइम। ओपन हाउस का बोलते हैं ना कि हमारा घर तो आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक, हम कभी कभी हिंदी में ये बोलते हैं कि हमारा घर तो आपके लिए हमेशा खुला है, तो उसका सेंस क्या होता है कि उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ओपन हाउस। वी आर हैविंग एन ओपन हाउस संडे नून टू 5 PM। वी आर हैविंग एन ओपन हाउस, हमारा जो है विजिटर्स के लिए घर खुला रहता है संडे को, दोपहर से लेकर के शाम के 5 बजे तक विजिटर्स के लिए हमारा घर जो है वो खुला रहता है। ठीक, तो आप इसको ओपन हाउस का यूज़ करेंगे, मतलब कि वेलकम एनी टाइम फॉर विजिटर्स। किसी के लिए भी अगर आपका घर कभी भी, घर या फिर कुछ भी, अगर हमेशा आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो, ठीक है, तो क्या होगा, ओपन हाउस आप उसको बोलेंगे। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा टंग इन चीक। टंग इन चीक का क्या मतलब होता है, टंग इन चीक का मतलब होता है, टंग इन चीक जैसे कि क्या होता है कि इफ़ यू से समथिंग, मान लीजिए आपने कुछ कहा, ठीक है, यू इंटेंडेड टू बी अंडरस्टूड एज अ जोक। आपने कुछ कहा और आप ये चाहते हो कि सामने वाला उस चीज़ को बिल्कुल जोक की तरह ले। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप बोलोगे टंग इन चीक, हालांकि आपने उसको सीरियसली कहा है, लेकिन आप ये चाहते हो कि मजाक मजाक में अपनी बात बोल दो आप, तो उसको बोलेंगे टंग इन चीक।
he said that he was huge fan of president, उसने कहा कि वो प्रेसिडेंट का huge fan है, although I suspect it was tongue in cheek, यहाँ पर के होगा, ठीक है, तो I suspect it was tongue in cheek, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मजाक मजाक में ही सच बोल दिया और बता दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का वो बहुत ज़्यादा ह्यूज फैन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट ईडियम इज, हमारा नेक्स्ट जो ईडियम है वो है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रीटली, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील करना। क्या चीज़ रिवील करना? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रीटली। मतलब आप किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहते हो, आप उसके सीक्रेट को बताना नहीं चाहते हो, बट स्टिल आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई जिससे सबको ये बात पता चल जाता है, यानी आपने किसी तरीके से अनजाने में सीक्रेट को क्या कर दिया? रिवील कर दिया। तो वो क्या आप बोलेंगे उसको? स्पिल द बीन्स। जैसे हम बोलेंगे हु स्पिल द बीन्स, मतलब ये सीक्रेट किसने स्पिल की, ये सीक्रेट किसने बताई, तो उसको आप बोलेंगे स्पिल द बीन्स। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। क्या है ना कि बीन्स के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल बीन्स के कवर के नीचे छुपे होते हैं। अगर आप बीन्स को काटोगे या छीलोगे तो उसके बीज के दाने निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब है कि छुपी हुई चीज को आपने बाहर निकाल दिया, भले ही अनइंटेंशनली निकाला हो, लेकिन आपने छुपी हुई चीज को बाहर निकाल दिया, इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रीटली, इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो हु स्पिल द बीन्स, एक सेकेंड, सो हु स्पिल द बीन्स अबाउट हर अफेयर विथ डेविड। तो इसने किसने ये सीक्रेट को रिवील किया कि उसका जो है अफेयर चल रहा है डेविड के साथ। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, एंड नेक्स्ट जो हमारा है इडियम वो है टीटरिंग ऑन द एज। टीटरिंग ऑन द एज का क्या मतलब होता है? टीटरिंग ऑन द एज का मतलब होता है टू बी वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज होना, टू बी वेरी अनप्लीजेंट और डेंजरस सिचुएशन। टू बी वेरी क्लोज और वेरी अनप्लीजेंट और डेंजरस सिचुएशन इज कॉल्ड टीटरिंग ऑन द एज। टीटरिंग ऑन द एज का मतलब होता है बहुत ही, टू बी वेरी क्लोज टू अ वेरी अनप्लीजेंट और डिफरेंट डेंजरस सिचुएशन। जब आप बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन या बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप बोलते हो टीटरिंग ऑन द एज, ठीक है। द कंट्री इज टीटरिंग ऑन द एज ऑफ सिविल वॉर। कंट्री जो है वो एक अनप्लीजेंट वॉर और एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन या फिर सिविल वॉर की सिचुएशन में क्या है? फंस चुकी है। तो द कंट्री इज टीटरिंग ऑन द एज ऑफ सिविल वॉर। तो जब आप बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन या डेंजरस सिचुएशन में के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? टीटरिंग ऑन द एज। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड द नेक्स्ट ईडियम इज स्टिकी विकेट, वन ऑफ द फेवरेट फॉर बॉयज, ठीक है। स्टिकी विकेट का क्या होता है मतलब? स्टिकी विकेट्स का जो मतलब है वो है, स्टिकी विकेट है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन क्रिकेट। क्रिकेट में एक डिफिकल्ट सिचुएशन को हम बोलते हैं दिस इज स्टिकी विकेट, ठीक है। स्टिकी विकेट मतलब क्रिकेट में जब कोई एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिकी विकेट। फॉर एग्जाम्पल, द रेन मेड अ स्टिकी विकेट आउट ऑफ द फील्ड एंड नाइदर साइड वॉज एबल टू प्ले वेल। रेन ने क्या किया कि बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्या कर दी? क्रिएट कर दी फील्ड में, जिससे कि कोई भी साइड, नाइदर ऑफ साइड वाज एबल टू प्ले, दोनों में से कोई भी साइड जो है वो सही तरीके से खेल नहीं पा रही है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ, ऑल एट सी। ऑल एट सी का क्या मतलब होता है? ऑल एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड और अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और पजल्ड। ऑल द सी का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट डू, ठीक है। जब आपको कोई समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ऑल एट सी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑल एट सी हम बोलते हैं ना, यार ये तो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जब आपको कुछ समझ ना आए तो आप इसके लिए ईडियम यूज़ कर सकते हो। ऑल एट सी मीन्स पजल्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको क्या बोलना है? ऑल एट सी। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन ही वॉज डूइंग हिज जॉब, जब वो अपना जॉब कर रहा था, ही न्यू एट लीस्ट
वेयर ही स्टूड, तब वो जानता था कि एटलीस्ट वो कहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक है, स्टूड, स्टैंड का ही फॉर्म है स्टूड। नाउ डैट ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, अब क्या है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। ही इज़ ऑल एट सी, और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किस जॉब को ज्वाइन करे। मतलब क्या है कि पहले वो जॉब कर रहा था तो उसको पता था कि वो जॉब में कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन क्या है कि नाउ डैट ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम जॉब, अब क्या है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है और वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। सो इसको क्या बोलेंगे, ऑल एट सी। चलते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल खुली किताब है, या फिर कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुली किताब मत बनाओ जिससे कोई भी आए पढ़े और चला जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एन ओपन बुक मतलब होता है, एन ओपन बुक वन डैट होल्ड्स नो सीक्रेट, जो अपने मन में कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है उसको हम बोलते हैं एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मतलब जो उसके मन में कोई भी सीक्रेट नहीं होता है किसी तरीके का, उसको बोलते हैं एन ओपन बुक। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, हर माइंड वॉज एन ओपन बुक टू हिम, उसका दिमाग जो है उसके लिए क्या है, बिल्कुल खुली किताब की तरह है जिसमें कोई सीक्रेट नहीं है। हर लाइफ इज एन ओपन बुक, और उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, ठीक है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट ईडियम इज, ये थोड़ा सा कट रहा है बट मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली इसमें लिखा क्या है। सो हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है वो है नॉट अ स्पार्क ऑफ डिकेंसी, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी है। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी का क्या मतलब होता है, समवन हु हैज सॉरी समवन हु हैज समवन हु हैज़ नो और वेरी र्यूड मैनर, जिसके पास कोई मैनर नहीं है, जिसके पास कोई मैनर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पार्क ऑफ डिसेंसी। स्पार्क ऑफ डिफेंसी जिसके पास बिल्कुल भी मैनर नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लास 207 showed not a spark of decency by refusing to stand up when their principal entered the classroom। तो जो क्लास 207 है उसमें बिल्कुल उस क्लास में बिल्कुल भी मैनर नहीं है, या बहुत ही रूड बिहेवियर के बच्चे हैं उस क्लास में, क्योंकि जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर करते हैं तो भी उन लोग खड़े होने से रिफ्यूज कर देते हैं और मना कर देते हैं। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट ईडियम इज, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है, मेक समवन्स फ्लैश क्रीप। मेक समवन फ्लैश क्रीप का क्या मतलब होता है, मेक यू फील अफेयर्ड और फुल ऑफ डिसगस्ट, ठीक है। मेक फील अफेयर्ड मतलब मेक समवन्स फ्लैश क्रीप, मेक समवन्स फ्लैश क्रीप का क्या मतलब होता है कि किसी को मतलब डराना, ठीक है। मेक यू फील अफेयर्ड जिससे आप डर जाओ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मेक समवन फ्लैश क्रीप। द वे शी लुक्ड एट मी माई फ्लैश क्रीप, जिस तरीके से उसने मुझ पर देखा मैं तो बिल्कुल डर ही गया। तो मेक समवन फ्लैश क्रीप मतलब किसी को डरा देना, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेक समवन फ्लैश क्रीप। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड द नेक्स्ट ईडियम इज हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का क्या मतलब होता है, हैंड इन ग्लव का मतलब होता है इन क्लोज कल्यूजन और एसोसिएशन, इन क्लोज कॉल्यूजन और एसोसिएशन, इन अ क्लोज रिलेशनशिप, हैंड इन ग्लव। जैसे कि हैंड और ग्लव, जब आप अपने हैंड में ग्लव पहनते हो तो हैंड और ग्लव के बीच में क्या होता है, बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। तो हैंड इन ग्लव को आपको इसी से याद रखना है कि आपने अपने हैंड में क्या क्या रखा है, ग्लव पहन के रखा है, ठीक है। तो जब आपने ग्लव पहन के रखा है तो ग्लव और हैंड का कैसा रिलेशन है, वेरी क्लोज रिलेशन होता है, इन कोलैबोरेशन, ठीक है, इन क्लोज कोलैबोरेशन। जब बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैंड इन ग्लव, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हैंड इन ग्लव मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप को बोलते हैं। मेनी ऑफ द सिटीज पॉलिटिशियंस आर हैंड इन ग्लव विथ स्मगलर्स। क्या है कि बहुत सारे जो सिटी के पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे हैं, हैंड इन ग्लव्स विथ स्मगलर, उन स्मगलर के साथ क्या कर रखे हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन पॉलिटिशियंस ने बना कर रखे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने। तो दिस इज कॉल्ड हैंड इन ग्लव। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की तरफ, एंड आई थिंक दिस वन इज लास्ट ईडियम। सो लास्ट हमारा जो है ईडियम है वो है द टेल्स वेग्स द डॉग। द टेल्स वेग्स द डॉग का क्या मतलब होता है, द टेल्स वेग्स द डॉग का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन इन विच अ लार्ज ग्रुप हैज़ टू डू समथिंग टू सेटिस्फाई अ स्मॉल ग्रुप। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक लार्ज ग्रुप को
लार्ज ग्रुप को कुछ करना पड़ता है ताकि स्मॉल ग्रुप को जो है वो सेटिस्फाइड किया जा सके। अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन in which an important or powerful person, organization, etc. is being controlled by someone or something that is much less important or powerful। ठीक है, क्या एक कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब को कंट्रोल किया जाता है समवन और समथिंग दैट इज मच लेस इम्पॉर्टेंट और पावरफुल। जब कोई कम पावरफुल चीज किसी बड़े पावरफुल चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो इसको क्या बोलेंगे, द टेल्स वैग्स द डॉग। द टेल्स वेग्स द डॉग इसको हम लोग बोलते हैं। द फाइनेंसिंग सिस्टम इज बीइंग द टेल दैट वैग्स द डॉग। अभी क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सबको। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए का जो अभी का जो सिचुएशन है, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो बहुत ही एक स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्मॉल ग्रुप के तौर पर देखते हैं। बट उनकी वजह से, स्मॉल माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से क्या हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट को जो है बहुत एक ह्यूज अमाउंट रिलीज करना पड़ रहा है ताकि जो है माइग्रेंट वर्कर्स को क्या किया जाए, रिलीफ दिया जा सके। तो इसको हम बोलेंगे कि अभी जो है एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, द टेल्स वैग्स द डॉग। ठीक है, यही हम लोग बोलते हैं द टेल्स वैग्स द डॉग। सो ये था हमारा आज का वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को ये इडियम मेरा कैसा लगा तो आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे ही इसी तरीके से नए नए इडियम्स कलेक्ट करके लाती रहूं और अपडेटेड इडियम्स आप सबके लिए कलेक्ट करके लाऊं, जिससे कि एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हो पाए। और प्लीज़ अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने इडियम्स आपको एक बार वीडियो देखकर याद होते हैं, एटलीस्ट आपको आधा इडियम्स तो याद हो ही जाना चाहिए, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिसका सबसे अच्छा होगा वो अगर यूज़ आप उसको सेंटेंस में भी अपने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा यूज़ किया होगा जिसने सेंटेंस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नाम के साथ उनका कमेंट लगाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।